पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू जो था उसके पीछे वो हान पड़ी हुई थी और काफी देर तक के चेक करने के बाद शिमू को ये पता चलता है कि वो जो हान है ना वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक डिमन सेट की एक एल्डर है जिसको उसने कुछ टाइम पहले भी देखा था। लेकिन बस वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर शिमू के साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि शिमू के पास जो पाउच है ना जिसको उसने जिमिन से हासिल किया था वही मिस्टीरियस लड़की जो कि शिमू को नजर आई थी और वो उसको पहली नजर में पसंद करने लग गया था। तो उसी जिमिन की ये हान दोस्त होती है। तो शिमू के जरिए वो ये जानना चाह रही थी कि असल में वो जिमिन को कैसे जानता है, इसी वजह से वो हान बनकर शिमू के आसपास रहती थी। तो जब इसके बारे में शिमू को पता चलता ना वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर ये जिमिन को कैसे जान सकती है। तो इसके जरिए अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं जिमिन तक के पहुंच सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे ब्लैक डिमन सेट के डिसाइपल जो थे ना उन सभी को यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर कहा जा रहा होता है कि जितने भी नए आए डिसाइपल है आज सभी का टेस्ट लिया जाएगा कि वो कितने काबिल है। बाकी डिसाइपल यहाँ पर कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर एक स्पिरिट रूट का टेस्ट होता है, अगर कोई डिसाइपल उसको पास कर लेता है ना तो उसको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। लेकिन स्पिरिट रूट टेस्ट को पास करना सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है। शिमू भी यहाँ पर आया हुआ था और वो सारी की सारी चीजें सुन रहा था। तभी उसको सामने से हान आते हुए नजर आती है जो कि उसी को देखकर बड़े गुस्से में आगे बढ़ रही थी। उसको देखते ही यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि यार देखो तो ये कितनी ज्यादा सुंदर है। वो लोग पहचान नहीं रहे थे कि वही हान है जो कि अब यहाँ पर इसी ब्लैक डिमन सेट की एक एल्डर बन चुकी है। लेकिन शक तो सभी को थोड़ा बहुत जा ही रहा था क्योंकि दोनों की शक्ल तो हल्की हल्की मैच ही करती है। लेकिन कुछ डिसाइपल को यहाँ पर पहले से पता होता है कि तुम्हें पता है ये जो अपनी हान थी ना वही ये एल्डर अब बन चुकी है, क्योंकि असल में हान ही यहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर एक डिसाइपल बनकर गई थी नए डिसाइपल को कलेक्ट करने के लिए बाकी सेक्ट से, जिसमें वो कामयाब भी रही और ये करके उसने कई सारे नए डिसाइपल को अपने ब्लैक डिमन सेट के अंदर ज्वाइन भी किया। वो बहुत ज्यादा शातिर लड़की है। लेकिन ठर के डिसाइपल को तो कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि भले से यहाँ पर ये एल्डर हो या फिर ये हान क्यों ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सुंदर कितने ज्यादा है मुझे तो यही चाहिए। पर दूसरा डिसाइपल कहते हैं कि अरे भाई पागल हो गया क्या, इस लड़की को ना कभी भी उंगली मत करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है कि अगर किसी को तुम उंगली करते हो जो कि एल्डर वगैरह हो तो तुम्हारी तो खड़िया खड़ी होने वाली है। फिर सच बता रहा हूँ तुम्हें बचाने वाला लिटरली कोई नहीं होगा। पर तब वो जो हान होती है शिमू के पास आती है और उससे कहने लग जाती है कि शिमू मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, तुम किस तरह से मुझे छोड़कर भाग गए थे जब मैंने तुम्हें ऑफर दिया था मेरे साथ होने का। तो क्या तुमने इसके बारे में एक बार फिर से सोचा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ होना चाहोगे? जो कल मैंने तुम्हें ऑफर दिया था मेरा ऑफर आज भी वैलिड है। वो उसके करीब होने की कोशिश करी थी। तो बाकी लोग हैरान कि भाई ये क्या चल रहा है दोनों के बीच में। भैंस की आंख हम यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं लेकिन शिमू को तो डायरेक्ट ऑफर मिल गया। तो शिमू कहता है कि देखिए आप मजाक कर रही है ना मेरे साथ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि कल कौन सा ऑफर मुझे मिला था। बेचारा शिमू अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ था और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सारे डिसाइपल वो टेस्ट वाले मास्टर के पास आते हैं जहाँ मास्टर तो बहुत ज्यादा गुस्से में था बाकी डिसाइपल को लेकर, क्योंकि जितने भी डिसाइपल यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे ना सभी को उसने चेक कर लिया लेकिन सबके सब लूजर ही हैं। ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पर उसको तो नजर नहीं आया जो कि उसके टेस्ट में स्टैंड कर सके। उसका टेस्ट अभी तक कोई पूरा ही नहीं कर पाया था। तो बड़ा गुस्से में होता है कि इस बार तो सब नल्ले डिसाइपल लोग ने एडमिशन लिया है ब्लैक डिमन सेट के अंदर, इसलिए वो डायरेक्ट वार्निंग दे देता है बाकी सारे डिसाइपल जो टेस्ट देने के लिए आए थे कि देखो अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम टेस्ट पूरा कर सकते हो तभी मेरे सामने आना, वरना अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं हुई ना तो सच बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। जितने भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस होंगे ना सब छीन लूंगा, क्योंकि एक बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट देने का जो कीमत है ना वो 3000 सिक्के हैं। तो ये सुनकर तो बाकी सभी डर जाते कि नहीं भाई हम तो टेस्ट नहीं देने वाले, टेस्ट भी फेल करेंगे और सारे रिसोर्सेज भी चले जाएंगे। पर शिमू कहता है कि मैं यहाँ पर तैयार हूँ ये टेस्ट देने के लिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो मास्टर कहते हैं कि देखो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुमने अभी सुन लिया ना कि मैंने क्या कहा है। अगर मेरी बात पे तुम खरे नहीं उतरे तो फिर अंजाम भी भुगतने के लिए तुम तैयार रहना। तो शिमू कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब मैंने टेस्ट के लिए तैयारी कर लिया ना तो अब मुझे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस क्यों ना झेलने पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। जितने भी वो जूलिंग पवेलियन वाले थे जिन्होंने शिमू को ऑफर दिया था उनका पवेलियन ज्वाइन करने का, तो वो लोग तो काफी ज्यादा गुस्से में होते कि यही वो है ना जिसने हमारा ऑफर रिजेक्ट किया था, जरा हम भी तो देखें कि ये कितना उछलता है अपनी पावर को लेकर। मुझे तो नहीं लगता कि ये टेस्ट का एक भी लेवल पार कर पाएगा। बड़ा आया हमारा ऑफर रिजेक्ट करने वाला, हम तो इसकी बेइज्जती का मजा लेंगे। तो अब यहाँ पर वो जो मास्टर था ना वो टेस्ट को पूरा करता है। जहाँ पर शिमू खड़ा था उसके चारों तरफ वो एक 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। अब जितना टैलेंट होगा डिसाइपल के पास जो इस टेस्ट को देने के लिए आया है ना उसके जरिए वो 5 एलिमेंट का फॉर्मेशन अपने अलग अलग एलिमेंट को एक्टिवेट करेगा। कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है तो उसके पूरे 5 एलिमेंट एक्टिवेट होंगे और अगर कम है तो एक या फिर वो एक भी नहीं कर पाएगा। तो जब यहाँ पर शुरू करता है ना शिमू तो शुरू में एक ही बार के अंदर 2 एलिमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि ठीक है 2 कर लिया, उतना खास भी नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ऐसा कौन सा 2 एक्टिवेट करके इसने तीर मार लिया। लेकिन तभी देखते ही देखते एक ही
बार के अंदर पांचों के पांचों एलिमेंट वहां पर एक्टिवेट हो चुके थे। तो ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि शिमू ने तो एक बार के अंदर पूरे पांचों एलिमेंट को एक्टिवेट कर लिया। ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है, आखिर कैसे किया उसने ये। शिमू कहता है मास्टर से कि मास्टर क्या मैंने इस टेस्ट को पूरा किया। तो मास्टर कहता है कि रूल के हिसाब से अगर कोई बंदा 3 एलिमेंट को एक्टिवेट करता है ना तो वो इस टेस्ट को पास करता है, और जो तुमने पांचों के पांचों किए हैं तो बिल्कुल तुमने इस टेस्ट को पास किया है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, तुमने एलिमेंट तो सारे के सारे एक्टिवेट किए लेकिन मुझे इसमें कोई एक खास तरह का पैटर्न नहीं नजर आ रहा। मतलब कि तुमने बस एलिमेंट एक्टिवेट कर लिया लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ खास चीज है। तुम मुझे बिल्कुल नॉर्मल कल्टिवेटर नजर आ रहे हो। वैसा कोई कल्टिवेटर होता है जो अपनी किसी खास तरह की पावर को एक्टिवेट करता है, उसके बाद पांचों एलिमेंट की पावर एक्टिवेट होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास इस तरह की कुछ खास पावर है। या हो सकता है किसी दिक्कत की वजह से तुम्हारी पावर ना बिल्कुल सप्रेस हुई पड़ी है। तो अब दिक्कत तुम्हारे साथ क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस दिक्कत की वजह से माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कोई खास तरह का लेवल नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। नॉर्मल लेवल होता है, फिर स्टार लेवल होता है। जो स्टार लेवल को पास करता है ना उसी को यहाँ पर ढेर सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, लेकिन तुम स्टार लेवल को पास नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि तुम्हें उतने सारे रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। हालांकि तुमने यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट किया लेकिन फिर भी तुम रिसोर्सेस कलेक्ट करने के काबिल नहीं हो। जानता हूँ कि ये बहुत गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल रेयर है। मैंने इस तरह की कंडीशन इससे पहले कभी नहीं देखी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया था जिसने ये काम करके दिखाया हो, इसलिए मैं तुम्हारे पर और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहता है बाकी सारे डिसाइपल से कि ठीक है अभी के लिए ना ये टेस्ट को रोक दिया जाता है, और शीमू से कहता है कि शीमू तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है जिसको मैं जानना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तो बाकी जितने भी लोग थे ना वो सभी हैरान रह चुके थे। जोलिन पवेलियन वाले तो और ज्यादा हैरान थे कि ये क्या हुआ। अभी तो यहाँ पर मास्टर कह रहा था कि शीमू के अंदर कोई टैलेंट नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी उसको अपने साथ क्यों ले गया। इससे पहले तो मास्टर किसी भी डिसाइपल को ऐसा अपने साथ नहीं लेके आया था। क्या करने वाला है वो शीमू के साथ ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो वही हान जो थी उसको भी जब इस टेस्ट के बारे में पता चलता है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शीमू के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट होगा। उसने तो लिटरली पांचों एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट किया। वो बाहर से दिखता नॉर्मल बंदा है लेकिन अंदर से उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद यहाँ पर वो जो मास्टर होता है ना वो शिमू को एक दूसरी जगह पर लेकर आता है जो कि एक सीक्रेट कमरा लग रहा था। यहाँ पर आते साथ ही एक कोई मास्टर होता है जो कि एंसेस्टर जैसा लग रहा था, उसकी सोल एक्टिवेट हो जाती है और उस सोल ने अपने ऑरा के प्रेशर से शिमू को दबाने की कोशिश की थी। वो जो एंसेस्टर था वो यहाँ पर शिमू से कहना चाहता है कि तुम ही वो इंसान हो ना जो कि अभी यहाँ पर नए नए ज्वाइन हो ब्लैक डीमन सेट के अंदर, और तुमने 5 एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट किया। कमाल की बात यह है कि तुम यहाँ पर लिटरली मेरे ऑरा के प्रेशर को भी हैंडल कर पा रहे हो। अभी तक तुम यहाँ पर जमीन के अंदर धंसे नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही खड़े हो। तो शिमू मेरे पास तुम्हारे लिए ना 2 ऑफर है, दोनों में से किसी को एक्सेप्ट करो तुम। पहला ऑफर ये है कि तुम्हारे पास टैलेंट तो है लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ दिक्कत है, इस वजह से तुम अपनी पावर को नहीं यूज कर पा रहे हो। तो इस हिसाब से तुम एक बिल्कुल नॉर्मल डिसेबल की तरह यहाँ पर हो। तुम्हें थोड़े बहुत रिसोर्सेस मिलेंगे और धीरे धीरे अपनी कल्टिवेशन बढ़ाते रहो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई फ्यूचर होगा, तुम नॉर्मली हमेशा के लिए रह जाओगे। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम ना मेरे पर्सनल डिसेबल बनो। अगर तुम मेरे पर्सनल डिसेबल बनते हो तो मैं यहाँ पर खुद देखूंगा कि तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है, क्यों तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना वो बाहर निकल कर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें गाइड करूंगा आगे बढ़ने में, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि तुम कभी जिंदगी में हमारा ब्लैक डीमन सेक्ट छोड़कर नहीं जा पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर सांसें चलेगी आखिरी दम तक कि तुम्हें इसी ब्लैक डीमन सेक्ट के अंदर रहना। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसेबल बनाऊंगा। दूसरा मास्टर जो शिमू को यहाँ पर लाया था वो शिमू से कहता है कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें पता है ये एंसेस्टर ना इस सेक्ट के वाइस मास्टर है, मतलब इनसे बड़े सिर्फ एक मास्टर है, ये सेकंड मास्टर है। इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर तुम इनका ऑफर मानते हो ना तो तुम्हारी पूरी तरह से जिंदगी बदल जाएगी। बस इनका ऑफर मान लो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तो शिमू यहाँ पर उस एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर आपका पर्सनल डिसेबल किसी तरह की मुसीबत में पड़ता है जिसमें उसकी जान तक जा सकती है तो क्या आप उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे या फिर आप उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे? तो वो जो एंसेस्टर था वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैं पूरे के पूरे सेट का जोर लगा दूंगा ताकि मेरे पर्सनल डिसेबल को बचाया जा सके, उसी को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। और जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर वो डिसेबल जो मेरा पर्सनल होगा अगर उसके अंदर जान बची हुई ना, चाहे वो कितना भी इंजर्ड क्यों ना, कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना घिर गया, पूरे सेट की ताकत लगाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर उसके अंदर हल्की भी जान बची होगी तो ये सुनकर शिमू सोचने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर इस एंसेस्टर का डिसेबल बन जाता हूँ ना तो ये मेरी हेल्प कर सकता है उसी वो जो मंकी स्पिरिट है जिससे मेरा पोटेंशियल बाहर निकल कर नहीं आ पा रहा उसको ठीक करने में। तो क्या मुझे इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसका पर्सनल डिसेबल बनना
बनना चाहिए क्या? अगर ऐसा होता है तो उसके बाद मुझे डर कर नहीं रहना पड़ेगा, ये मेरी हेल्प करेगा स्ट्रॉन्ग बनने में। लेकिन इससे ये होगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंदी बनकर रह जाऊंगा, कभी भी इस सेट को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। जो मेरे दुश्मन है उनसे बदला नहीं ले पाऊंगा, जिमिन जो है मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। हमेशा मुझे इसी 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ेगा जो कि ब्लैक डीमन सेट की है। तो जब मुझे हमेशा यहीं पे रहना है तो फिर मतलब क्या होगा मेरा? स्ट्रॉन्ग बन के तो दुनिया जीती जाती है ना, मैं हमेशा यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? तो शिमो कहता है कि एंसेस्टर मैं पहला ऑप्शन चुनने के लिए तैयार हूँ, मैं नॉर्मल तरह से यहाँ पर रहूंगा और धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ूंगा, जब मुझे सही लगेगा मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। एंसेस्टर ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, क्या तुम इसके लिए कंफर्म हो? अगर कंफर्म हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनकर दूसरा मास्टर जो शिमो को यहाँ पर लाया था वो कहता है कि ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरे साथ चलो। तो इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हान जो थी ना वो खुद आई थी उसी एंसेस्टर के पास और यहाँ पर आकर इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। हान यहाँ पर उस एंसेस्टर से कहती है कि ये शिमो है ना, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर ये हमारे साथ रहता है ना तो ये हमारे सेट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ये आगे चलकर स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ना भरोसे का लायक का इंसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ये हमारे साथ नहीं रहा है, कुछ ही दिन हुआ है इसको हमारे ब्लैक डीमन सेट को ज्वाइन किए हुए। तो अगर ये आगे चलकर हमारे रिसोर्सेस लेकर स्ट्रॉन्ग बनता है और यहाँ से भाग जाता है ना तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसी सिचुएशन में फंसाते हैं कि ये आपको ऑफर रिजेक्ट कर ही ना पाए और उसके बाद आपका पर्सनल डिसेबल बनकर यहाँ से कभी ना जा पाए। उसके बाद जिस तरह से चाहे उस तरह से हम इसका यूज कर पाएंगे। मतलब कि अच्छा किया शिमो ने यहाँ पर उस एंसेस्टर को ऑफर रिजेक्ट करके, वरना फिर आगे वो बहुत बड़ी मुसीबतें पड़ जाता। तो हान ये देखकर कहती कि शिमो तुम इस बार भी मेरे हाथों से बचकर निकल गए, तुम ना बहुत ज्यादा शातिर हो, तुम्हें इस तरह से तो नहीं फंसाया जा सकता। लेकिन मैं ऐसे शांत नहीं बैठने वाली। इधर शिमो जो होता है उसको वो मास्टर एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर ना बहुत सारी टेक्निक के स्क्रोल वगैरह रखे हुए थे। यहाँ पर आने के बाद मास्टर शिमो से कहता है कि देखो तुम्हारा जो टैलेंट है ना वो अभी उतना खास तो नहीं है, जिसके चलते तुम एक से बढ़कर एक दूसरी अच्छी कमाल की टेक्निक ले पाओ। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपनी पावर को अच्छे से यूज कर पाते ना तो तुम्हारे लिए सारी टेक्निक अवेलेबल होती। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी खास टेक्निक है जो कि तुम्हारे काम आ सकती है, जैसे कि तालिस्मान मास्टर हो गया, फॉर्मेशन मास्टर हो गया या सोल मास्टर हो गया। इस तरह की टेक्निक तुम इनमें से किसी खास तरह की टेक्निक को सेलेक्ट करके अपनी काबिलियत को ना उस फील्ड में बढ़ा सकते हो। तुम तालिस्मान मास्टर बन जाओ, फॉर्मेशन मास्टर बन जाओ या सोल मास्टर बन जाओ, उसमें अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदे की चीज होगी। तुम अपने बिना पोटेंशियल को यूज करे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकते हो। तो यहाँ पर वो जो मास्टर होता है ना वो शिमो को खुद यहाँ पर एक टेक्निक सेलेक्ट करके देता है जिसका नाम था स्पिरिट नरिशिंग स्किल। और शिमो से कहता है कि ये लाइब्रेरी तुम्हारे लिए खुली है, जब तुम्हें जो टेक्निक सही लगती है ना तुम्हारे हिसाब से तुम वो टेक्निक को आकर ले सकते हो। अब शिमो यहाँ पर अपना फायर एलिमेंट को एक्टिवेट किया था, लेकिन भले से उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा हाई ना हो, लेकिन फिर भी मास्टर जो होता है ना उसको कई सारे रिसोर्सेज देता है, कई सारे एक्स्ट्रा टोकन भी मिले थे उसको इस फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की वजह से। तो शिमो कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर अच्छे थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं। तो शिमो सारे टोकन लेकर उस मास्टर के पास आता है जो कि टोकन के बदले और कमाल की टेक्निक देता है। इससे पहले भी एक टेक्निक लिया था ना 6 टोकन के बदले शिमो ने। तो वो मास्टर यहाँ पर शिमो को देखकर कहता है कि अरे एक साल तो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी वापस से टोकन लेकर कैसे आ गए, कहाँ से मिल गए तुम्हें इतने सारे टोकन? तो शिमो कहता है कि मैंने स्पिरिट टेस्ट जो होता है ना उसको कंप्लीट किया तो उसके जरिए मुझे 12 ब्लैक टोकन मिला है जो कि नॉर्मल वाले से अलग लग रहे थे। तो मैं इनके जरिए आपसे कुछ और टेक्निक वगैरह जो है ना वो लेने के लिए आया। मुझे कोई कॉम्बैट स्किल दीजिए जिसके जरिए मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वगैरह कर सकूं। तो मास्टर कहता है कि अरे वाह क्या बात कर रहे हो, सच में तुमने अपना स्पिरिट टेस्ट को कंप्लीट किया, ये तो कमाल की बात है। लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, आगे बहुत जाओगे। तो वैसे बताओ तुम्हारा एट्रीब्यूट जो था ना इस टेस्ट को कंप्लीट करने का वो कौन सा था? तो शिमो कहता है कि मेरा जो एट्रीब्यूट था वो स्पेस एट्रीब्यूट था। तो ये सुनकर मास्टर का मुंह लटक जाता है कि अरे सच में तुम सिर्फ स्पेस एट्रीब्यूट को कंप्लीट करके तुमने यहाँ पर फायर एलिमेंट को कैसे एक्टिवेट कर लिया? मतलब फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने के बाद ना बंदे का एट्रीब्यूट चेक किया जाता है। तो शिमो को जो था वो स्पेस वाला था जो कि सबसे लो होता है, उसके ऊपर स्टार वाला आता है, फिर उसके ऊपर और दूसरे आते हैं। और ये हुआ था शिमो का जो पोटेंशियल है ना एकदम कल्टीवेशन जो सप्रेस है उसकी वजह से उसने फायर एलिमेंट तो एक्टिवेट किया लेकिन एट्रीब्यूट वो सिर्फ लो पे रह गया। तो यही देखकर मास्टर हैरान था कि तुम लो एट्रीब्यूट पे होने के बाद भी फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर चुके हो, ये तो बिल्कुल हैरान हुआ कर देने वाली बात है। तो इसलिए अब वो शिमो के हिसाब से ना कोई अच्छी टेक्निक को ढूंढना शुरू कर देता है। वो यहाँ पे शिमो से कहता है कि देखो अभी कॉम्बैट स्किल को ना तुम साइड रखो, मेरे ख्याल में तुम्हें तालिस्मान स्किल पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए और ज्यादा काम आ सकती है। तो तुम खाली यहाँ पर अपने कॉम्बैट स्किल पे उतना फोकस मत करो, तुम एक साथ अपने तालिस्मान स्किल को भी प्रैक्टिस करो। तुम दोनों कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। शिमो खुश की आप सच कह रहे हैं, क्या मैं दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ? ये तो बड़ी कमाल की बात है, मैं जरूर इसको ट्राई करूंगा। तो जो 2 बेस्ट टेक्निक हो सकती थी ना शिमो के लिए वो यहाँ पर मास्टर चुनता है और शिमो के लिए उसको निकाल कर साइड कर देता है कि ये लो तुम्हारे लिए मैंने 2 बेस्ट टेक्निक ढूंढ दी है, एक कॉम्बैट वाली है और एक तालिस्मान वाली है, जाओ और प्रैक्टिस करो इसको
लेकर। तो पहले जिस टेक्निक को शिमो देखता है ना वो था वही स्पिरिट नरिशिंग स्किल। उसको मास्टर की बात याद आती है कि इस स्किल के ना कई सारे लेयर्स हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जितने लेयर को तुम बढ़ते जाओगे ना आगे, उस हिसाब से तुम्हारी स्किल बढ़ते जाएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट आएगा। सबसे खास होगा फिफ्थ लेयर। वहां तक कि तुम अगर कल्टीवेट कर लोगे ना, तुम्हारे पास एक की एनर्जी की पावर और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी तुम्हारी वाली, और तुम एक ही एनर्जी को अपने अंदर अच्छी तरह से महसूस कर पाओगे। तो शिमो यहाँ पर उसी स्पिरिट नरिशिंग जो स्किल थी ना उसको प्रैक्टिस करना शुरू करता है। ये स्किल काफी ज्यादा डेंजरस भी लग रही थी और थोड़ी सी टफ भी लग रही थी शुरुआत में। उसको बताया गया था कि अगर इसके फिफ्थ लेयर को कंप्लीट करना होता है ना तो इसमें करीब करीब लग जाते हैं 30 साल। 30 साल के अंदर ही एक कल्टिवेटर इसके फिफ्थ लेवल को यहाँ पर कंप्लीट कर पाता है। तो शिमो कहता है कि यार 30 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, तब तो कि मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं इतना टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकता, मुझे जल्द से जल्द इसको सीखना है, मैं इसको जल्दी कैसे सीख सकता हूँ। तो अपनी कल्टिवेशन को और ज्यादा फास्ट करना शुरू करता है कि किसी भी तरह से अब जो उसका एट्रीब्यूट बना था ना स्पेस वाला, उसको कम से कम स्टार एट्रीब्यूट तक के वो ले जा सके। उसको किसी भी तरह से स्टार एट्रीब्यूट तक जाना था ताकि उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने इस टेक्निक के लेयर्स को कल्टीवेट कर पाएगा। वो 30 साल तो वेस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे शिमो ये कर रहा था ना, उसको उसके मेरिडियन के अंदर इतनी ज्यादा तकलीफ होती कि लग रहा था उसके मेरिडियन फट जाएंगे। उसका पूरा शरीर ऑरा से भरा हुआ था और वो इस पावर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। शिमो कहता है कि यार ये बहुत ज्यादा तकलीफ, ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर अंदर से फट जाएगा। लेकिन कुछ भी हो सकता है कि यही चीज मुझे हेल्प करे जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करने में। तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ में झेल ही सकता हूँ। वो तकलीफ झेलते हुए अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू रखता है और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार शिमो जो होता है ना, उस जो स्पिरिट नरिशिंग स्किल थी उसका फर्स्ट लेयर ब्रेक थ्रू कर जाता है। लिटरली उसने फर्स्ट लेयर को ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उस मंकी स्पिरिट की उसकी पूरी ब्लड लाइन को सप्रेस करने के बावजूद भी शिमो ने ये कारनामा करके दिखाया। शिमो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हुई और इसी तरह से अगर मैं कोशिश करता जाऊँ ना तो मैं उस मंकी स्पिरिट के बावजूद भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाऊंगा। शिमो ने ये काम तो कर लिया था, वो वापस अपनी कल्टीवेशन भी करना शुरू करता है और एक साथ साथ वो ना तालिस्मान वाली जो टेक्निक उसको मिली थी वो उसको भी मास्टर कर रहा था। मास्टर ने कहा था ना एक साथ दो चीज की प्रैक्टिस करो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो एक वो अपना स्पिरिट नरेशन स्किल सीख रहा था, तो दूसरी तरफ वो तालिस्मान की भी स्किल सीख रहा होता ताकि दोनों में वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। और तालिस्मान स्किल को सीखना इतना आसान नहीं था, एक से बढ़कर एक तालिस्मान बनाने पड़ते हैं और अगर हल्की सी भी गलती हो जाए ना तो तालिस्मान प्रॉपर नहीं बनते। तो शिमो यहाँ पर बहुत कोशिश करता था कि उसका तालिस्मान बिल्कुल परफेक्ट बने, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं था उसको बना पाना। पर शिमो की मेहनत और रंग लाती वो काफी हद तक के तालिस्मान को क्रिएट कर पा रहा था। हालांकि उसके तालिस्मान उतने ज्यादा काबिल नहीं होते अभी शुरुआत के लेवल में, लेकिन फिर भी इतने तो थे कि शिमो का वो कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। वो भी लो लेवल के आराम से ड्रॉ कर लेता था। अगर थोड़ी और मेहनत करेगा तो वो टॉप लेवल के भी तालिस्मान को क्रिएट कर पाएगा, जो तालिस्मान इतने कमाल के होंगे कि वो पूरे के पूरे माउंटेन को एक बार में डिस्ट्रॉय कर दे। शिमो कहता है कि वैसे भी अभी ना कंपटीशन आ रहा है हमारे ब्लैक डेमन सेट के अंदर, तो अगर मैं तालिस्मान बनाना सीख जाऊँ ना तो इसी के जरिए मैं अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर को हरा सकता हूँ। बस मुझे तालिस्मान अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो अभी यहाँ होने के बाद शिमो ना अपने कुछ सेट के डिसेबल के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि शिमो तुमने तो सच में अपने आप को काफी ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग बना लिया, लगता है कि तैयारी कर रहे हो आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो तुम। तो बाकी लोग कहते हैं कि ये करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन में बाकी लोग ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लानफेंग जो है उसने भी अपना ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है और वो ब्लड लाइन उसकी बहुत कमाल की है। तो शिमो भी कहता है कि हाँ मैंने उसको देखा है, वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। बाकी डिसेबल उसको बताते हैं कि तुम्हें पता है टूर्नामेंट ना शुरुआत में जो होता है उसमें सारे डिसेबल को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन सेकंड राउंड में प्रमोट होते हैं सिर्फ 20 डिसेबल, और जितने भी लोग आगे के राउंड में प्रमोट होते जाते हैं ना उनको रिवॉर्ड वगैरह मिलते जाते हैं। लेकिन आगे के राउंड में प्रमोट होना तुम्हारे स्ट्रेंथ पे, तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है। तुम जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे ना तभी जाकर तुम्हें अगले राउंड में प्रमोट किया जाएगा, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। और राउंड में प्रमोट होना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। और जब आगे के राउंड में तुम पहुंच जाते हो ना तो उसके बाद तुम्हें मौका मिलता है, तुम किसी भी डिसेबल को चैलेंज कर सकते हो जो कि हाई रैंक पे होगा, और अगर तुमने उसको चैलेंज करके उसको हरा दिया ना तो उसकी रैंकिंग तुम्हें मिल जाएगी। बस अपनी काबिलियत के दम पे तुम्हें उसको हराना होता है, ये कर दो तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। तो वहीं वो जो जूलिंग पवेलियन वाले थे ना वो लोग तो आपस में कह रहे थे कि इस बार हमें ये कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता, हर बार हम ही सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इस बार भी हम ही दिखाने वाले हैं। पर दिक्कत ये है कि इस बार जो नया डिसेबल है ना उनमें से कुछ लोग काफी टैलेंटेड है, तो वो हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। अगर उनका हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देना तो फिर इस बार का भी कंपटीशन हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद तो हमारे पास रिसोर्सेस का अंबार आएगा, तो हम ये जीतने के लिए कंपटीशन किसी भी हद तक के जा सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये लोग तो अपना प्लानिंग बनाने में लग चुके थे। जिसके बाद वो जो कंपटीशन था वो वाला टाइम आ जाता है, सारे के सारे लोग उस कंपटीशन के पास आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों का बैटल चल रहा है। हो सकता है कि कंपटीशन शुरू कर दिया गया होगा या फिर यहाँ पर ये सारे लोग प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे होंगे। तो शिमो भी यहाँ पर आकर देखने
देखने लग जाता है कि यहाँ पर तो सारे के सारे टैलेंटेड बंदे हैं जो अपना एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। शिमू का मूड तो तब खराब हो जाता है जब वो देखता है कि यहाँ पर हान भी मौजूद है। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला, तुम ही अपना प्रैक्टिस करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन वो जो हान थी वो शिमू से कहती कि इधर आओ, कहीं नहीं जा सकते तुम। शिमू बेचारा फंस चुका था तो वहाँ पर जाने लग जाता है। बाकी डिसाइपल कहते हैं कि हमें तो पता लगता है ना कि शिमू ने कुछ ना कुछ कांड बिठा दिया है उसी हान के साथ, तभी वो उससे इतना ज्यादा गुस्से में है और लगता है कि आज वो उसको छोड़ने वाली नहीं है। ये शिमू तो आज गया, ये बहुत बुरा फंसाने वाला है आज। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस हान ने ना शिमू के अंदर कुछ ना कुछ खास बात देखी होगी, वो उसके टैलेंट को देखकर उसको मोटिवेट कर रही होगी, उसकी सराहना कर रही होगी कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है कि वो उसको कुछ अच्छे रिसोर्सेज भी दे दे जिसमें से शिमू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा सके, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो वहीं वो जो हान थी वो शिमू से कहना चाहती है कि शिमू मैं यहाँ पर तुम्हें फिर से कह रही हूँ, बस यहाँ पर तुम अपनी कसम दो और तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाओ, तुम इस सेट को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ पर बिल्कुल सुकून से हमेशा के लिए रह सकते हो, वरना हमेशा तुम्हें परेशान किया जाएगा और मैं ही परेशान करने वाली हूँ तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो जमीन को छोड़ना होगा, तुम जमीन को अपने दिमाग से ना डिलीट मार दो। तो शिमू कहता है कि आपको ना उस जमीन से क्या करना है, मैं उसको अपने दिमाग में रखूं या नहीं रखूं, आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है। तो हान कहती कि जरा जमीन को देखो, तुम अपने आप को देखो, वो आसमान है तुम जमीन हो, तो एक फर्क लगता है क्या तुम दोनों के बीच में? इतना बड़ा फर्क है कि तुम ढूंढते रह जाओगे, वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाले, तो तुम क्यों उसको याद करके पड़े हुए हो। शिमू कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पर उससे वादा किया है कि जब मिलेंगे ना हम दोनों तो मैं उसको काबिल बनकर दिखाऊंगा और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगा, मतलब कि मैं उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने वाला। तो ये देखकर तो हान बिल्कुल घबरा जाती है कि क्या कहा तुमने, पागल हो गए हो क्या। शिमू को नहीं पता था कि डुअल कल्टीवेशन क्या होता है, लेकिन हान जानती थी कि ये वही चीज होती है। वो कहती है कि पागल कहीं कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस जमीन के साथ डुअल कल्टीवेशन करोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बेचारा भोला भाला शिमू क्या कह दिया उसको पता ही नहीं था। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।